हाँ जी, नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सब। तो अपन पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान पढ़ रहे थे। और उसमें है वो अपन ने पिछले वाले क्लास में पढ़े थे संविधान के पार्ट, जो 22 पार्ट है उसके बारे में पढ़ा था। और जस्ट इसके जो पिछले वाली क्लास थी उसमें है वो अपन ने पढ़ा था पहला पार्ट, संविधान का जो पहला पार्ट है भाग 1, उसमें वो 1 से लगाकर 4 तक आर्टिकल पढ़े थे। और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे भारत का एकीकरण कैसे हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एकीकरण के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। जो जो मुख्य रियासतें थी, जिन जिन रियासतों का वो विलय करना चुनौतीपूर्ण रहा, उन रियासतों के बारे में किस प्रकार उन रियासतों का है वो भारत में विलय किया गया, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। और आज की क्लास शुरू करें उससे पहले थोड़ा कल वाला ब्रीफ में वो रिवीजन कर लेते हैं। कल अपन ने वो आर्टिकल 1 to 4 1 से लगाकर 4 तक पढ़े थे आर्टिकल। तो उसमें क्या क्या प्रोविजन है उसके बारे में थोड़ा अपन देख लेते हैं। तो भाग पहला है जिसमें वो संघ उसका राज्य क्षेत्र का प्रावधान है। उसमें पहला आर्टिकल है संघ का नाम, और ये एक राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें वो 3 बातें क्लियर होती है। एक तो संघ का नाम यानी कि भारत, इंडिया, और दूसरी इसकी प्रकृति कैसी है तो यूनियन है, यूनियन। और तीसरा है वो ये राज्यों का संघ होगा। हमारे संविधान में वो यूनियन शब्द का है वो प्रयोग किया गया है, फेडरल शब्द का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया है। क्योंकि हमारे जो संविधान है इसमें वो जो केंद्र सरकार है, यूनियन में मतलब जो केंद्र सरकार वो अधिक शक्तिशाली है राज्यों की तुलना में, और फेडरल व्यवस्था वहाँ होती है जहाँ पर राज्य सरकार अधिक शक्तिशाली होती है केंद्र सरकार से, जैसे कि अमेरिका में फेडरल है। तो हमारे वो यूनियन व्यवस्था, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो भारतीय संविधान है वो है वो शांति काल में तो फेडरल होता है, और जो आपातकाल जैसी स्थिति थी तो वहाँ पर यूनियन हो जाता है। यानी कि जब आपातकाल स्थिति होती है तब वो केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियाँ आ जाती है, और राज्य सरकार की शक्तियाँ सारी केंद्र सरकार ले लेती है अपने पास। जबकि शांति काल में है वो फेडरल है, यानी कि राज्यों को भी प्राप्त शक्तियाँ होती है। और अपना जो भारत है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। और जबकि अमेरिका में है वो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। वहाँ पर है वो राज्यों के साथ समझौता किया गया, और फिर इसका परिणाम हुआ जो आज अमेरिका है अस्तित्व में है, वो राज्यों के साथ है वो समझौता कर है वो बनाया गया। जबकि हमारे वो भारत ने है वो राज्यों को बनाया है, न कि राज्यों ने भारत को। इसलिए हमारे वो यूनियन व्यवस्था है। ये अपने देखा था पहला आर्टिकल में। फिर दूसरे आर्टिकल में है नए राज्यों का प्रवेश या और स्थापना, यानी कि कोई बाहर का क्षेत्र या भूभाग राज्य भारत में मिलना चाहता है, बाहर का राज्य कोई, तो उसके लिए जो क्या प्रोविजंस है, प्रक्रिया है, उसके लिए जो संसद है वो जो शर्त उनको संसद को उचित लगे और जो भी उचित लगे वो माने, और दूसरे से किसी क्षेत्र को अगर वो भारत में मिलना चाहे तो वो मिल सकता है। आर्टिकल 2 में इसके बारे में प्रोविजंस है। फिर आर्टिकल 3 देखा था। आर्टिकल 3 में है वो भारत के जो आंतरिक राज्य है उसमें है वो क्षेत्र में बदलाव करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, उसके वो एक राज्य के 2 राज्य बनाने हैं या 2 राज्यों को 1 राज्य बनाना है, यूटी को राज्य में कन्वर्ट करना है, या फिर राज्य को यूटी में बदलना है। तो ये नाम, क्षेत्र, सीमा आदि में जो परिवर्तन राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किए जाते हैं वो आर्टिकल 3 में है। और फिर अपन ने देखा था कि जो राज्य है वो किस प्रकार बनते हैं, राज्य बनाने की जो प्रक्रिया, नया राज्य है वो किस प्रकार बनाया जाता है उसकी प्रक्रिया में बारे में देखा था। तो उसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखना कि नए राज्य बनाने से संबंधित है वो जो संसद के जो सदन होते हैं उसमें है वो साधारण बहुमत की जरूरत होती है, विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती, केवल सिंपल मेजोरिटी से वो नया राज्य गठित हो सकता है। फिर अपन ने देखा था आर्टिकल 4, और आर्टिकल 4 में है पहली और चौथी अनुसूची के तहत किए गए बदलाव को संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा। ये अपने देखा था कल वाली क्लास में, इसकी जस्ट पिछली वाली क्लास में, आर्टिकल 1 से लगाकर 4 तक। अब इसमें है वो अपन थोड़ा देख लेते हैं आज भारत का वो एकीकरण कैसे हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो उसके पहले एक थोड़ा प्यारा सा मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। आपके पास सफलता के बीच केवल एक ही चीज़ है और वह है निरंतर प्रयास। अगर आप निरंतर प्रयास करते रहोगे तो आप जरूर अपने उस जो मुकाम है, जो मंजिल है वो आपको जरूर मिलेगी। तो निरंतर प्रयास करते रहना, कंटिन्यूसली मेहनत जरूरी है, कभी भी निरंतरता को कभी नहीं तोड़ना। निरंतरता है वो अपने है वो जीवन में बहुत ही जरूरी है। जो भी काम शुरू करो तो उसमें वो निरंतरता है वो जरूरी है। तो करते हैं चलिए आज की क्लास की शुरुआत। तो आज अपन देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का एकीकरण। भारत का एकीकरण कैसे हुआ उसके बारे में अपन आज की क्लास में वो देखेंगे कि भारत का वो एकीकरण कैसे हुआ। इसमें वो जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व थे उनका वो बहुत बड़ा योगदान रहा, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल
और इनके साथ ही वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने है इनकी जो सहायता या सहयोग से वो रियासतों को भारत में मिलाया गया। और उस समय कुल है वो, जब अपना देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, वो भारत में कुल कितनी रियासतें थी, तो 565 रियासतें अस्तित्व में थी। 15 अगस्त 1947 को 565 रियासतें, और उनमें से वो ज़्यादातर रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल थोड़े ज़्यादा एफर्ट लगाया और ज़्यादा मेहनत की और एफर्ट लगा कर है वो 552 रियासतों को तो है वो अपने भारत में मिला लिया, और 13 रियासतें हैं वो पाकिस्तान में मिल गई। उस समय कितने थी, 15 अगस्त 1947 को है वो 565 रियासतें अस्तित्व में थी, और उनमें से है वो 552 रियासतें तो भारत में मिला दी गई, 552 रियासतें भारत में, और केवल 13 रियासतें वो पाकिस्तान में मिल गई। तो 565 में 552 है वो भारत में मिला दी गई थी। और जो ब्रिटिशर्स के द्वारा ये वो जहाँ अपने भारत में जो राजा थे वो रियासत थी, ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको छूट दी गई थी कि ये आपका ऊपर निर्भर करता है कि आप अगर भारत में रहना चाहते हो तो भारत के साथ विलय हो सकते हो, अगर आप पाकिस्तान में जाना चाहते हो तो पाकिस्तान के साथ विलय हो सकते हो, और अगर आप अपनी रियासतों को स्वतंत्र रूप में रखना चाहते हो तो वो अपने रियासत को स्वतंत्र भी रख सकते हो, किसी में विलय नहीं हो सकते हो। और इसी वजह से है वो कुछ रियासतों को है वो महत्वाकांक्षा जागी, और वो है वो या तो फिर वो अगर अपने स्वतंत्र रियासत रखना चाहते थे, यानी कि भारत में नहीं मिलना चाहते थे, और या फिर वो किसी दूसरे स्टेट या पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, भारत में मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन ज़्यादातर रियासतें वो भारत में मिल गई थी। जो कौन कौन सी रियासतें थी जिनका वो विलय चुनौतीपूर्ण रहा है, और वो है वो काफ़ी चुनौती के साथ है उसका विलय भारत में किया गया, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो 565 में से 552 रियासतें तो अपने भारत में वो मिल गई थी। अब अपन देखते हैं कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बारे में देखते हैं। जम्मू कश्मीर रियासत को वो कैसे मिलाया गया। जम्मू कश्मीर, यहाँ के शासक थे हरि सिंह। जम्मू कश्मीर के शासक कौन थे, हरि सिंह। हरि सिंह है वो अपनी रियासत यानी कि जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र रखना चाहते थे, वो है वो भारत में भी मिलना नहीं चाहते और पाकिस्तान में तो मिलना चाहते बिल्कुल भी नहीं थे। तो वो अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान की ओर से वहाँ पर है वो अशांति फैलाई जा रही थी, और पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो जम्मू कश्मीर में वो अशांति फैला रहे थे। ठीक है, तो उस वजह से वो जो वहाँ के शासक थे हरि सिंह, वो है वो परेशान हो गए थे, और उन्होंने है वो भारत के जो शीर्ष नेतृत्व थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनसे वो सहायता मांगने आए कि है वो वहाँ से वो अवांछनीय गतिविधियाँ हो रही है, इसलिए आप सैनिक तैनात करें हमारे जम्मू कश्मीर और हमारे वहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित करें, ऐसा उन्होंने कहा हमारे जो शीर्ष नेतृत्व थे उनसे। और उन्होंने केवल ये कहा कि हम आप जम्मू कश्मीर की है वो रक्षा केवल एक ही शर्त पर करेंगे, वो शर्त आपको माननी पड़ेगी। अगर वो शर्त मानोगे तो हम है वो अपने सैनिक जम्मू कश्मीर में तैनात करेंगे और जम्मू कश्मीर में वो शांति व्यवस्था स्थापित करेंगे। तो फिर है वो फिर माननी पड़ी। हरि सिंह क्या करे, क्योंकि वहाँ पर है वो घुसपैठी गतिविधियाँ हो रही थी। फिर वो हरि सिंह ने वो शर्त ये थी कि आपको है वो भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा, यानी कि जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में विलय करना पड़ेगा। तो फिर हम मानेंगे जम्मू कश्मीर हमारे भारत का अभिन्न अंग है और इसकी रक्षा करनी हमारी जिम्मेदारी है, और हम हमारे सैनिक वहाँ पर तैनात करेंगे और वहाँ पर जो शांति व्यवस्था वो स्थापित करेंगे। तो फिर है वो जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह। यहाँ के शासक कौन थे, शासक थे जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह। हरि सिंह ने है वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, यानी कि वहाँ पर है वो जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में मिलाया गया। कब मिलाया गया, तो ये मिलाया गया था अक्टूबर 1947 को। 15 अगस्त जस्ट बाद अक्टूबर 1947 को वो जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह, यहाँ के शासक थे हरि सिंह ने वो भारत में विलय के पक्ष में वहाँ पर हस्ताक्षर की और जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया। तो इस प्रकार वो जम्मू कश्मीर रियासत है वो भारत में मिली थी। और अब अपन देखते हैं काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा था जूनागढ़ रियासत है, वहाँ पर भी है वो भारत में विलय करने में वो काफ़ी समस्या आ रही थी। तो जूनागढ़ रियासत का है वो किस प्रकार से वो विलय हुआ भारत में।
उसके बारे में अपन देखते हैं। जूनागढ़ रियासत जो कि गुजरात में है, जूनागढ़। यहाँ के शासक कौन थे? तो यहाँ के शासक थे मोहम्मद महावत खान थर्ड। और यहाँ के जो पीएम थे, ये के शासक थे, राजा थे जूनागढ़ रियासत के, ये मोहम्मद महावत खान थर्ड। और यहाँ पर जो दीवान थे, इनके जो दीवान थे राजा के, ये तो नवाब थे। और इनके दीवान यानी कि पीएम जो थे वो शाहनवाज भुट्टो थे। शाहनवाज भुट्टो ये यहाँ के पीएम थे। और वहाँ पर है वो ये राजा, ये मतलब जो नवाब थे जूनागढ़ रियासत के, ये वो अपना कुत्तों से ज़्यादा प्रेम करते थे। कुत्तों से लगभग 2000, हाँ सही सुना, 2000 कुत्ते, 2000 कुत्ते है वो ये मतलब इसे कुत्तों से ज़्यादा प्रेम कर रहे थे। और ये विलासी जीवन जीने वाले थे। मोहम्मद महावत खान है वो थर्ड। और जब भारत में वो ये अपने रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर कालांतर में वो जनमत संग्रह करवाया गया। और जनमत संग्रह करवाया गया यानी कि जनता की राय ली गई, और उसमें है वो जनता ने वो भारत में विलय के पक्ष में है वो मतदान किया। जनमत संग्रह करवाया गया था यहाँ पर। जनमत संग्रह से है वो जूनागढ़ रियासत का है वो भारत में विलय किया गया जनमत संग्रह के द्वारा। और इसका विलय कब किया गया? तो इसका वो विलय किया गया था फरवरी 1948 में जूनागढ़ रियासत का है वो भारत में विलय किया गया था। और ये शासक है वो बहुत मतलब कुत्तों से प्रेम करता था, इसलिए वो यहाँ जितनी इनकी है वो धूमधाम से इनके बच्चों की शादियाँ नहीं की, उतनी धूमधाम से इन्होंने वो कुत्तों की शादियाँ की। और पूरे जूनागढ़ को भोजन करवाया था इन्होंने वो। और आखिरकार है वो विधि की विडंबना है कि इनकी जो मौत हुई वही कुत्ते के काटने से हुई थी। मोहम्मद महावत खान थर्ड की मौत कुत्तों के काटने से हुई थी, रेबीज हो गया था, और अंत उनकी इसी वजह से मौत हुई थी। तो इस प्रकार है वो जूनागढ़ रियासत का है वो, जो कि वर्तमान में गुजरात में, इसका है वो भारत में विलय किया गया था फरवरी 1948 में जनमत संग्रह के द्वारा। इन्होंने है वो जनमत संग्रह के द्वारा विलय किया गया भारत में। अब अपन देखते हैं कि हैदराबाद रियासत, वहाँ पर भी वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है वो रियासत। हैदराबाद रियासत का भी जो विलय है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा था। हैदराबाद रियासत के वो शासक थे उस्मान अली खान। यहाँ के जो नवाब थे कौन थे? उस्मान अली खान। ये वो भारत में नहीं मिलना चाहते थे। ये वो इनके है वो मोहम्मद अली जिन्ना से संपर्क हो रहा था, और ये वो अपनी रियासत को है वो पाकिस्तान में मिलाना चाह रहे थे, और भारत में भी मिलना नहीं चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पर भी है वो जनमत संग्रह करवाया गया था। जनमत संग्रह यहाँ पर नहीं करवाया गया था। यहाँ के जो शासक थे वहाँ पर, जैसे कि ये वो काफ़ी कठिनाई से वो इनका विलय किया गया भारत में। हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो उन्होंने थोड़ी छूट बरत दी थी कि ये वो जम्मू कश्मीर का भी विलय अपने ऐसे कर दिया, तो इनको वो थोड़ी छूट दे दे। और लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो काफ़ी स्ट्रिक्टली थे कि नहीं, हैदराबाद रियासत का विलय किसी भी तरह से भारत में किया जाना चाहिए, नहीं तो फिर उत्तर में पाकिस्तान, फिर पूर्व में पाकिस्तान, और यहाँ देश के बीचों बीच यहाँ पर भी ये पाकिस्तान रह जाएगा, तो फिर ये फोड़े की तरह देश में वो अशांति फैला लेगा। इसलिए हैदराबाद रियासत का तो 100% विलय किसी भी तरीके से करे, लेकिन है वो हैदराबाद रियासत का विलय है वो भारत में होना चाहिए। तो यहाँ पर है वो सैनिक कार्यवाही की गई थी हैदराबाद में। सैनिक कार्यवाही, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से है वो हैदराबाद रियासत का है वो अपने भारत में है वो विलय किया गया था। और ये कब किया गया था? तो नवंबर 1948 में है वो हैदराबाद रियासत का विलय है वो भारत में किया गया था। यहाँ के नवाब थे उस्मान अली खान, और यहाँ पर है वो ऑपरेशन पोलो यानी कि सैनिक कार्यवाही के दौरान है वो हैदराबाद का विलय भारत में किया गया था। और उसके बाद अपन देखें जूनागढ़ और ये हैदराबाद देख लिया। उसके बाद अपन देखें तो कि जो दादर नागर हवेली है, इसके बाद अपन देखते हैं जो दादर नागर हवेली है उसको वो पुर्तगालियों से मुक्त कब करवाया गया था? दादर नागर हवेली
दादर नागर हवेली, इनको है वो 1954 में 1954 में है वो पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था। पुर्तगालियों से मुक्त करवाया था 1954 में। दादर नागर हवेली को यहाँ पर पुर्तगालियों का है वो राज था, और इनको है वो 1954 में पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था। और 1954 में ही पौंडीचेरी, येनम, करैकल तथा माहे, इनको है वो फ्रांसीसियों से वो स्वतंत्र मुक्त करवाया गया था। यहाँ पर फ्रांसीसियों का शासन था, फ्रांसीसियों से मुक्त करवाया गया था। 1954 में इन्हें भी फ्रांसीसियों से वो मुक्त करवाया गया था। तो 1954 में है वो दादर नागर हवेली और पांडिचेरी, येनम, करैकल, माहे इनको है वो फ्रांसीसियों से मुक्त करवाया गया था, जबकि दादर नागर हवेली को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था 1954 में। और उसके बाद अपन देखें तो 1961 में है वो गोवा, यहाँ पर जो पुर्तगालियों का शासन था, गोवा, दमन व दीव को किससे वो मुक्त करवाया? पुर्तगालियों से। यहाँ पर भी पुर्तगालियों का शासन था, पुर्तगालियों से वो गोवा, दमन, दीव को मुक्त करवाया गया था। और फिर चंद्रनगर, एक वेस्ट बंगाल में जगह है चंद्रनगर करके, चंद्रनगर, वहाँ पर है वो जनमत संग्रह के द्वारा 1948 में चंद्रनगर को है वो जनमत संग्रह के द्वारा वहाँ पर है वो भारत में विलय करवाया गया था। रेफरेंडम कंडक्ट करवाया गया था। चंद्रनगर वेस्ट बंगाल में एक जगह है और 1948 में, और वहाँ पर है वो एक जनमत संग्रह कंडक्ट करवाया गया, और उसमें वो 97% है वो वहाँ की जनता ने है वो भारत में विलय के पक्ष में मतदान किया। 97% जनता ने भारत के में विलय के पक्ष में मतदान किया, और 1951 में है वो भारत में चंद्रनगर का है वो विलय कर दिया गया था। अब इनके जो विलय किया गया, उनके जो संविधान संशोधन, किन संविधान संशोधन के इनको है वो यूटी बनाया गया था, उसको अपन देखते हैं। 1954 में दादर नागर हवेली और पांडिचेरी, इनको पुर्तगालियों से, इनको फ्रांसीसियों से 1954 में ही आज़ाद करवाया गया था। और 1961 में गोवा, दमन, दीव और पुर्तगालियों से गोवा, दमन, दीव को पुर्तगालियों से वो मुक्त करवाया गया था। और गोवा से तो जबरदस्ती है वो मुक्त करवाया गया था, वहाँ के जो पुर्तगाली थे वहाँ से। तो अब अपन देखते हैं कि 10वां संविधान संशोधन से वो 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। 10वां संविधान संशोधन 1961 के माध्यम से है वो दादर नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इसको दादर, जो 1954 में है वो पुर्तगालियों से आज़ाद हो गया था, तो दादर नागर हवेली को भारत में विलय करके संघ शासित प्रदेश बनाया गया। संघ शासित प्रदेश बनाया गया। और ये कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 240, जैसा कि अपन ने संविधान के पार्ट देखे थे, उसमें वो जो केंद्र शासित प्रदेश है वो उनका है वो प्रोविजंस है वो भाग 8 में है। 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, और वहाँ के कितने आर्टिकल है? 239 से लगाकर 242 तक है वो केंद्र शासित प्रदेश का है वो विवरण है। तो जो दादर नागर हवेली, इनको वो 240 के अंतर्गत रखा गया था। फिर देखते हैं कि 10वां के बाद में 12वां संविधान संशोधन। 12वां संविधान संशोधन 12वें संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? ये 1962 में हुआ था। और 12वां संविधान संशोधन से है वो गोवा, दमन, दीव को है वो भारत में विलय कर है वो इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। किसको? गोवा, दमन व दीव को भारत में विलय कर इसको भी संघ शासित प्रदेश बनाया गया। और ये भी है वो
आर्टिकल 240 में संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश, और आर्टिकल कौन सा है 240, अनुच्छेद 240 में वो गोवा दमन दीव को भारत में विलय करके है वो इसको संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 12वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1962 में। और इसमें वो गोवा दमन दीव को भारत में विलय करके है वो इसको वो संघ शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद अपन देखते हैं 12 जस्ट इनके दो बाद 12 और इसके दो बाद है वो 14वां संविधान संशोधन। 14वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन से है वो जो करेकल, यनम, माहे और पुडुचेरी इनको मिलाकर है वो एक पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और चंद्रनगर को है वो वेस्ट बंगाल में मिलाया गया। 14वां संविधान संशोधन भी कब हुआ था? 1962, 1962 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? इसमें है वो चंद्रनगर को, इधर लिख देता हूँ मैं, चंद्रनगर को, ये 14वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1962। इसमें वो चंद्रनगर को पश्चिमी बंगाल में मिलाया गया, तथा जो 4 अन्य जो रियासतें थी जैसे कि गोवा, पुडुचेरी, गोवा नहीं, यनम, करेकल, माहे और पुडुचेरी, यनम, करेकल, माहे व पुडुचेरी, पौंडीचेरी या पुडुचेरी, इसको है वो इसको मिलाकर भारत में विलय करके वो इनको है वो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इन चारों को मिलाकर क्या बनाया गया? पौंडीचेरी संघ शासित प्रदेश। कब बनाया गया? 1962 में। कौन सा संविधान संशोधन? 14वां संविधान संशोधन किया गया था, और करेकल, यनम, माहे तथा पुडुचेरी इन चारों को मिलाकर विलय करके और इसको है वो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो ये ध्यान रखना, 10वां के बाद 12 और 12वां के बाद 14, ये 1961 और 2 ये 62 में हुए थे, जिस 2 का फर्क है, इसको है वो याद रखना। अब अपन देखते हैं कि सिक्किम का विलय वो भारत में किस प्रकार किया गया था। सिक्किम जो रियासत थी जो अभी 1975 में उनका है वो भारत में विलय किया गया था, वो किस प्रकार किया गया था उसके बारे में अपन देखते हैं। सिक्किम का विलय, सिक्किम का विलय, तो सिक्किम में यहाँ के जो संवैधानिक, यहाँ के जो राजा थे, शासक थे, वहाँ वो थे चोग्याल, जिसको धर्मराज भी कहते हैं, धर्मराज यहाँ चोग्याल। शासक कौन थे? यहाँ के शासक थे चोग्याल। उसका वो शासन था सिक्किम में, और ये राजतंत्र थे, राजतंत्र। यहाँ के जो राजा थे वो राजतंत्र थे, मतलब यहाँ पर राजतंत्र शासन व्यवस्था थी, और यहाँ के जो शासक हैं राजा थे वो चोग्याल थे। और वहाँ पर है वो जनता है वो राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र वो स्थापित करना चाहती थी, उत्तरदायी शासन व्यवस्था है वो स्थापित करना चाहती थी। इसलिए वो वहाँ की जनता है वो यहाँ पर विरोध करने लगी, और वहाँ पर है वो एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित करना चाह रही थी। तो वो सिक्किम को पहले, सबसे पहले तो भारत ने वो रक्षित राज्य का दर्जा दिया, और सिक्किम ने अपने वो 3 विषय भारत को दे रखे थे। एक तो विदेशी मामले, एक्सटर्नल अफेयर्स, और दूसरा रक्षा, डिफेंस के जो संबंधित जो मामले वो भारत सरकार देखेगी, और कम्युनिकेशन यानी कि संचार के जो संबंधित जो मामले थे वो, ये 3 विषय सिक्किम सरकार ने वो भारत को दे रखे थे। एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेशी मामले, और रक्षा के संबंधित जो मामले, और इसी के साथ कम्युनिकेशन यानी संचार व्यवस्था, वो सब भारत सरकार के अंडर में था, यानी कि भारत सरकार को ये 3 विषय सिक्किम सरकार ने दे रखे थे। तो सिक्किम को पहले तो रक्षित राज्य का वो दर्जा दिया गया था, सिक्किम रक्षित राज्य होगा। फिर है वो कौन कौन से विषय दे रखे थे उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। विदेशी मामले, 3 विषय दे रखे थे, विदेशी मामले, और रक्षा, डिफेंस संबंधित जो मामले वो भारत को दे रखे थे सिक्किम राज्य ने, वो पहले देश था सिक्किम। और विदेशी मामले, रक्षा और संचार, ये 3 विषय वो भारत को दे रखे थे। 3 विषय सिक्किम ने भारत को दे रखे थे। और फिर वो यहाँ की जनता विरोध करने लगी, जो राजतंत्र है उनका वो विरोध करने लगी, और यहाँ पर उत्तरदायी सरकार है वो स्थापित करना चाहती थी। तो सिक्किम की जो गवर्नमेंट थी, सिक्किम शासन अधिनियम 1974 पारित किया गया, और इसमें वो भारत के साथ राजनीतिक सहयोग को बढ़ाने का प्रोविजन था। सिक्किम शासन अधिनियम वहाँ सिक्किम के विधानमंडल ने पारित किया गया था,
सिक्किम शासन अधिनियम, सिक्किम शासन अधिनियम 1974, सिक्किम शासन अधिनियम 1974, 1974। और इसमें है वो ये प्रोविजन था कि जो चोग्याल है यहाँ का राजा है वो केवल संवैधानिक प्रमुख होगा। चोग्याल वुड बी ए कॉन्स्टिट्यूशन हेड, द रियल एग्जीक्यूटिव पावर वुड नॉट बी गिवन टू चोग्याल, यानी कि चोग्याल है वो संवैधानिक प्रमुख होगा, कार्यपालिका सत्ता है वो चोग्याल के पास नहीं थी। तो इसमें शासन अधिनियम जो कि सिक्किम विधानमंडल में ही पारित किया गया, सिक्किम की वहाँ सिक्किम की सरकार ने, और इसमें वो प्रोविजन था कि जो राजा यहाँ के जो चोग्याल राजा है वो केवल संवैधानिक प्रमुख होगा, संवैधानिक प्रमुख। और वहां पर वो उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाह रहे थे, उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार की वो स्थापना करना चाहते, वहां पर सिक्किम की जो गवर्नमेंट थी। और भारत के साथ इसी अधिनियम में ये प्रोविजन था कि भारत के साथ राजनीतिक सहयोग और मजबूत किया जाए, राजनीतिक सहयोग या संबंध मजबूत किया जाए। और यही प्रोविजन तो हमारे जो इंदिरा गांधी थे वो सिक्किम पहुंचे और वहाँ की जो शासक थे, सरकार थे, उनसे आग्रह किया कि अब वो अकेले क्या करोगे, मिल जाओ भारत के साथ, संगठन में शक्ति है और मिलेंगे तो फिर आपके सिक्किम का भी विकास होगा। तो इसलिए वो वहाँ पर अपने इसी वजह से जो इन्होंने सिक्किम की सरकार ने वो ये बिल पारित किया कि भारत के साथ राजनीतिक संबंध को सहयोग को मजबूत करना। तो इस वजह से भारत ने भी एक वो अधिनियम पारित किया गया था। भारत में वो 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, 1974 सिक्किम के साथ संबंधों को और मजबूत बनाए। और इस हेतु अनुच्छेद 2A जोड़ा गया था, अनुच्छेद 2A जोड़ा गया और सिक्किम को है वो सहायक राज्य का दर्जा दिया गया। सहायक राज्य, पहले रक्षित राज्य का दर्जा दिया गया था, अब है वो सहायक राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम को। और अनुच्छेद 2A जोड़ा गया और अनुसूची 10वीं जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। सिक्किम के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ और मजबूत करने के लिए ये प्रोविजन किए कि अनुच्छेद 2A जोड़ा गया और अनुसूची 10वीं जोड़ी गई और इस सिक्किम को वो सहायक राज्य का दर्जा दिया गया तथा वहाँ पर है वो सिक्किम की जो वहाँ हमारे जो लोकसभा है और राज्यसभा, वहाँ पर है वो सिक्किम के 2-2 प्रतिनिधि चुने जाते थे, 2-2 प्रतिनिधि। लेकिन वो उनके पास जो योग्यता शक्तियाँ वो सारी सेम होती थी, संसद जैसे हमारे सांसद की होती वो सेम होती थी। लेकिन वो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते थे। वहाँ के जो लोकसभा के जो सदस्य होते थे सिक्किम से राज्यसभा लोकसभा के, वो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते थे, क्योंकि सिक्किम अभी भी पूर्णतः है वो भारत में नहीं मिला था। इसलिए वो राष्ट्रपति के चुनाव में है वो ये सिक्किम के जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे, 2-2 लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 2, ये वो अपने वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले रहे थे। तो इसमें वो क्या प्रोविजन था 35वां संविधान संशोधन 1974 में। इसमें एक तो देखो सहायक राज्य का दर्जा दिया गया, सहायक राज्य, आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया 2A आर्टिकल जोड़ा गया और अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें वो सिक्किम के साथ संबंधों को और मजबूत करना था, संबंधों को और मजबूत करना था। और इसमें वो प्रोविजन था कि जो लोकसभा है वहाँ पर वो 2 सदस्य सिक्किम से, 2 सदस्य सिक्किम की लोकसभा में और 2 राज्यसभा में, लोकसभा में 2 मेंबर 2 सदस्य सिक्किम से और राज्यसभा में भी 2 सदस्य सिक्किम से वो आते थे। लेकिन इसमें वो सारी शक्तियाँ योग्यता वो सब वो अन्य जो MP थे उनके समान होती थी, राज्यसभा सदस्य या लोकसभा सदस्य उनके समान होती थी। लेकिन ये एक अपवाद है कि ये वो अब तक है वो, क्योंकि पूरी तरह से सिक्किम को अब भारत में नहीं मिलाया गया था, तो इसलिए है वो ये राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते थे। बाकी सब शक्तियाँ सेम होती थी। राष्ट्रपति के चुनाव में
भाग नहीं लेते थे, भाग नहीं ले सकते थे, क्योंकि सिक्किम अभी पूरी तरह से वो भारत में विलीन नहीं हुआ था। और इसी के साथ है वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम परीक्षा में वहाँ के जो सिक्किम के विद्यार्थी थे उनको अनुमति दी गई, यानी कि सिक्किम के जो विद्यार्थी थे यहाँ जो आईएएस बनना चाहते थे वो बन सकते थे, यूपीएससी के एग्ज़ाम भारत में दे सकते थे, ये प्रोविज़न किया गया था। और इसी के साथ है वो उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, सिक्किम के विद्यार्थियों को ये छूट दी गई थी, वो भारत में अब उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश ले सकते थे। ये वो 35वां संविधान संशोधन किया गया था, इसमें ये प्रोविज़न थे, यानी कि वहाँ के 2 सदस्य लोकसभा में आते थे, 2 राज्यसभा में, और वहाँ के जो स्टूडेंट थे या लोग थे वो स्टूडेंट जो विद्यार्थी थे वो अगर यूपीएससी के एग्ज़ाम दे सकते थे, और इसी के साथ वो भारत में उच्च शिक्षण संस्थान जैसे आईआईटी इस प्रकार के उच्च शिक्षण संस्थानों में वहाँ पर प्रवेश ले सकते थे। और इसी प्रकार है वो सिक्किम को वो ये सुविधा दी गई, और कालांतर में वहाँ पर सिक्किम में जनमत संग्रह करवाया गया था, रेफरेंडम कंडक्ट करवाया गया था। सिक्किम में वो जनमत संग्रह करवाया गया कालांतर में, लेटर ऑन कालांतर में सिक्किम में जनमत संग्रह करवाया गया, जनमत संग्रह, यानी कि लोगों वहाँ की जनता से राय ली गई कि भारत में विलय होने के पक्ष में या विपक्ष में, वहाँ के लोगों से राय ली गई, और फिर वहाँ की जनता ने वो भारत में विलय के पक्ष में मतदान किया, मत दिया, भारत में विलय के पक्ष में मत दिया। और फिर अंततः वो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से वो सिक्किम को पूर्ण रूप से भारत में मिला दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975, 36वां संविधान संशोधन 1975 में है वो सिक्किम को संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से सिक्किम को पूर्ण रूप से भारत में मिलाया गया है। वहाँ सिक्किम का भारत में विलय कर दिया गया, सिक्किम का भारत में विलय कर दिया या किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन था? 36वां संविधान संशोधन। कौन सा? 36वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से सिक्किम को है वो पूरी तरह से भारत में मिलाया गया, और जो सिक्किम को वो विशेष राज्य या सहायक राज्य का दर्जा दिया गया था, और उसके साथ है वो अनुसूची 10वीं जोड़ी गई थी, और आर्टिकल 2A जोड़ा गया था, वो अब हटा दिया गया। आर्टिकल 2A इसको निरस्त किया गया, निरस्तन, और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसका भी निरसन किया गया, इसको भी है वो हटा दिया गया। 2A और 10वीं अनुसूची हटा दी गई। जैसे सिक्किम है वो अपने भारत का अभिन्न अंग बनाया गया, भारत में पूरी तरह से विलय हो गया, तो फिर है वो जो अनुच्छेद 2A और आर्टिकल और शेड्यूल यानी कि अनुसूची 10 है उसको है वो हटा दिया गया संविधान से। तो ये आज अपने बढ़ा इंडियन की जो भारत का एकीकरण किस प्रकार हुआ था, यानी कि आज अपने जो चुनौतीपूर्ण रियासतें थी जिसका वो भारत में विलय करना है, वो वहाँ के हमारे शीर्ष नेतृत्व के सामने एक चुनौती के रूप में था। तो उनको अपन ने थोड़ा देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी। तो अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तो अपने मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।